हेलो स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ रहे हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि माइक्रोब्स को किस तरह से हाउस होल्ड्स में यूज़ किया जाता है। आपका क्वेश्चन है कि आपको बताना है स्विस चीज़ को बनाने के लिए कौन सा माइक्रोब यूज़ किया जाता है और रॉक फूड चीज़ को बनाने के लिए कौन सा माइक्रोब यूज़ किया जाता है। जब भी हमें माइक्रोब कहते हैं, हमने मैक्सिमम क्या पढ़ा था कि हार्मफुल होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही माइक्रोब्स कहा जाता है। लेकिन इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। और वहीं हमने 8th चैप्टर में क्या कहा था, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। तो जितने भी डिजीजेस थी वो भी माइक्रोब्स की वजह से थी, और यहाँ पे हम माइक्रोब्स के कुछ बेनिफिशियल एस्पेक्ट पे नज़र डाल रहे हैं। ओके, so even in industry, microbes are used to synthesize a number of products valuable to human beings. इंडस्ट्री में भी माइक्रोब्स को बहुत सारी वैल्यूएबल चीज़ें बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। बेवरेजेस एंड एंटीबायोटिक्स जो हैं आर सम एग्जाम्पल। बेवरेजेस और एंटीबायोटिक्स कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। बेवरेजेस मतलब अल्कोहलिक बेवरेजेस, ठीक है। एंटीबायोटिक्स, जब भी आप बीमार होते हैं डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक खाने के लिए कहते हैं ना, तो उन एंटीबायोटिक्स को बनाने के लिए बेवरेजेस को बनाने के लिए जो है किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है। प्रोडक्शन ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल रिक्वायर्स ग्रोइंग माइक्रोब्स इन अ वेरी लार्ज वेसल्स कॉल्ड फर्मेंटर्स। देखिए, जब आप कोई भी चीज़ को, बेवरेजेस को इंडस्ट्रियल स्केल पे बना रहे हैं, औद्योगिकरण करने के लिए बना रहे हैं, तो उसके लिए बहुत सारे माइक्रोब्स की ज़रूरत पड़ेगी। और उतने माइक्रोब्स को आपको बहुत ही बड़े लार्ज स्केल पे ग्रो करना पड़ेगा, जिनको फिर बड़ी बड़ी वेसल्स में ग्रो किया जाता है। और इन वेसल्स को, जिनमें माइक्रोब्स को ग्रो करवाया जा रहा है, उनको फर्मेंटर्स कहा जाता है। Microbes, especially yeast, have been used from time immemorial for the production of beverages like wine, beer, whiskey, brandy और rum। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, स्पेशली कौन सा, यीस्ट जो है, उसको बहुत ही लंबे टाइम से जो है वो अल्कोहलिक बेवरेजेस को बनाने के लिए यूज किया जा रहा है, जैसे कि वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम को बनाने के लिए यीस्ट का यूज किया जाता है। इस पर्पस के लिए जो यीस्ट यूज किया जाता है वो सेक्रोमाइसिस सर्विसई ही है, जिसको ब्रेड मेकिंग के लिए भी यूज किया जाता है। जब इसे ब्रेड मेकिंग के लिए यूज करते हैं तब हम इसे कहते हैं बेकर्स यीस्ट, लेकिन जब हम इसको अल्कोहलिक बेवरेज बनाने के लिए यूज करते हैं तब इसको कहते हैं ब्रूअर्स यीस्ट। ओके, yeast is used for fermenting malted cereals and fruit juices to produce ethanol। याद रखिएगा, yeast जो है वो फ्रूट जूसेस को, या सीरियल्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास ज्वार, अगर आपको पता है, आप गेहूं ले लो, आप चावल ले लो, ठीक है। उनसे माल्टेड सीरियल मतलब उनसे स्टार्च निकाला जाता है ना। तो जो स्टार्च निकाले हुए जो सीरियल्स होते हैं उनकी फर्मेंटेशन की जाती है, फ्रूट जूसेस की फर्मेंटेशन की जाती है। जैसे ग्रेप जूस से भी हम अल्कोहल बना सकते हैं, तो फ्रूट जूस की या माल्टेड सीरियल की फर्मेंटेशन की जाती है और उसके बाद इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है। Do you recollect the metabolic reaction which result in the production of ethanol by यीस्ट? आपको इस चीज के लिए जो रिएक्शन होता है, पहली बात जो प्रोसेस चलता है वो होता है यीस्ट फर्मेंटेशन। ओके, माल्टेड सीरियल में स्टार्च होगा, स्टार्च में ग्लूकोज की ही यूनिट्स होती हैं, तो ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है ग्लाइकोलिसिस में, अगर आपने पढ़ा होगा। और फिर पायरुवेट जो है उसका क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में वो पार्ट लेता है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और यीस्ट फर्मेंटेशन दो तरह से होता है। यीस्ट फर्मेंटेशन जो है यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, जिसमें पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट होगा इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है।
तो लिखा है ना, यीस्ट जो है वो माल्टेड सीरियल को, फ्रूट जूसेस को फर्मेंट करके इथेनॉल प्रोड्यूस करता है। अब देखिए कौन सा बेवरेज बनेगा, ये डिपेंड करता है कि आपका रॉ मटेरियल क्या है। लाइक इफ यू आर यूजिंग व्हीट और राइस और ग्रेप्स और बार्ले और एनी अदर रॉ मटेरियल, आप क्या रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं फर्मेंटेशन के लिए, और प्रोसेस जो आगे उसकी प्रोसेसिंग कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, डिस्टिलेशन कर रहे हैं आप उसकी या नहीं कर रहे हैं। इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, जिसकी वजह से अलग अलग तरह के अल्कोहल्स जो हैं वो बनते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर फर्मेंटेशन एंड द टाइप ऑफ प्रोसेसिंग with or without distillation, different types of alcoholic drinks are obtained। अगर मैं कहूँगी कि आप वोडका है, विस्की है, ब्रांडी है, रम है, बियर है, वाइन है, तो वो डिपेंड करता है बच्चे कि रॉ मटेरियल कौन सा यूज़ किया गया फर्मेंटेशन के लिए, प्लस रॉ मटेरियल जो यूज़ किया उसका जो फर्मेंटेशन हो गया उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग में डिस्टिलेशन किया गया या नहीं किया गया। अब देखिए वाइन और बियर जो हैं दीज आर प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन, बिना डिस्टिलेशन के वाइन और बियर जो हैं उनको प्रोड्यूस किया जाता है। और आप देखिए वाइन और बियर में उतना ज़्यादा अल्कोहल का कंटेंट नहीं होता है, ठीक। वेयर एज विस्की, ब्रांडी एंड रम आर प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेड ब्रोथ। फर्मेंटेड ब्रोथ जो आपके रॉ मटेरियल की फर्मेंटेशन के बाद जो आपके पास है वो फर्मेंटेड ब्रोथ है। और फर्मेंटेड ब्रोथ का जब डिस्टिलेशन करेंगे तो विस्की, ब्रांडी, रम जो है वो डिस्टिलेशन से बनता है और उनमें अल्कोहल कंटेंट भी ज़्यादा रहता है। वाइन एंड बियर जो है वो बिना डिस्टिलेशन के बनता है और इनमें अल्कोहल कंटेंट भी लो रहता है, ठीक है। अब ये तो हो गई अल्कोहलिक बेवरेजेस की बात। ध्यान रखेंगे कि डिस्टिलेशन से कौन कौन सी बनेगी, विस्की, ब्रांडी एंड रम। वाइन एंड बियर किससे बनेगी, विदाउट डिस्टिलेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं एंटीबायोटिक्स की। Antibiotics produced by microbes are regarded as one of the most significant discoveries of the 20th century and have greatly contributed towards the welfare of the human society। तो सबसे मतलब अच्छी डिस्कवरी, एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डिस्कवरी 20th सेंचुरी में जो मानी गई थी वो माइक्रोब्स की थी। किसकी थी, माइक्रोब्स की, आई एम सॉरी माइक्रोब्स की नहीं, एंटीबायोटिक्स की थी। एंटीबायोटिक्स को माइक्रोब्स से जो है वो प्रोड्यूस किया गया था और ये 20th सेंचुरी की सबसे सिग्निफिकेंट डिस्कवरी थी क्योंकि इसने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया हमारी सोसाइटी के भले के लिए, ठीक है। एंटी जो है एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है अगेंस्ट, एंड बायो जो है उसका मतलब होता है लाइफ। तो याद रखिएगा एंटी का मतलब है अगेंस्ट, बायो का मतलब है लाइफ। तो एंटीबायोटिक्स मतलब हो गया अगेंस्ट लाइफ, टुगेदर दे मीन अगेंस्ट लाइफ। लेकिन अगेंस्ट लाइफ जो है वो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, जो डिजीज काउज करते हैं। तो एंटीबायोटिक्स उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए अगेंस्ट लाइफ हैं, उनकी जिंदगी के खिलाफ हैं जो हमारे ह्यूमंस की बॉडी में आके बीमारी करेंगे। वेयर एज विथ रेफरेंस टू ह्यूमंस दे आर प्रो लाइफ एंड नॉट अगेंस्ट। अब देखिए ये एक है ह्यूमन, ठीक है, एक ह्यूमन बीइंग है और इसको जो है वो एक माइक्रोब अटैक करेगा, ठीक। तो एंटीबायोटिक अगर इस माइक्रोब को खत्म कर दे तो बताइए एंटीबायोटिक हमारी लाइफ के अगेंस्ट हुई या हमारी लाइफ के साथ हुई, हमारी लाइफ को हेल्प करने के लिए हुई, है ना। तो प्रो लाइफ एंटीबायोटिक्स अगर ह्यूमन के रेफरेंस में है तो प्रो लाइफ है, लेकिन अगर ये माइक्रोब के रेफरेंस में है तो एंटीबायोटिक्स आर एंटी लाइफ, अगेंस्ट लाइफ, ओके। तो एंटीबायोटिक्स एग्जैक्टली हैं क्या, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स एंड कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोब्स। देखिए एंटीबायोटिक्स जो हैं
वो कुछ केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कुछ माइक्रोब से ही हमको मिलते हैं, लेकिन दूसरे किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वो खत्म कर सकती हैं या उसकी ग्रोथ को वो रिटार्ड कर सकती हैं। ठीक है, ऐसे माइक्रोब को वो रोक सकती हैं जो कि डिजीज काउज करते हैं। तो एंटीबायोटिक्स जो हैं वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं, ठीक, जो क्या करते हैं बताइए, माइक्रोब्स को किल करते हैं, उनकी ग्रोथ को रिटार्ड करते हैं। और एंटीबायोटिक्स किससे मिलती हैं? कुछ माइक्रोब से मिलती हैं। एंटीबॉडीज और एंटीबायोटिक्स में कंफ्यूज मत होना। एंटीबॉडीज हमारे कहाँ बनती है? हमारी बॉडी के अंदर बनती है, बोन मैरो बनाता है। बोन मैरो के अंदर आपके पास बोन मैरो के अंदर आपके पास बीटा सेल्स होती हैं, वो बनाती हैं, टी सेल्स होती हैं, टी सेल्स बी सेल्स को हेल्प करती हैं एंटीबॉडीज बनाने में। लेकिन एंटीबायोटिक्स कहाँ मिल रही हैं? एंटीबायोटिक्स जो हैं वो आपको माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलती हैं और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को वो रोक सकती हैं। ठीक है, ओके, तो आप फैमिलियर हैं, एक बहुत ही कॉमनली कॉल्ड यूज्ड एंटीबायोटिक है जिसको पेंसिलिन कहा जाता है। पेंसिलिन, do you know that penicillin was the first antibiotic to be discovered and it was a chance discovery? आप जानते हैं कि पेंसिलिन पहला जो एंटीबायोटिक निकाला गया था, ढूंढा गया था, वो पेंसिलिन था और ये बाई चांस डिस्कवरी थी। इसके लिए जो है एक कहानी भी है। दरअसल क्या था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे वो ही वॉज वर्किंग ऑन स्टेफाइलोकोकस या स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया। ठीक है, once he observed a mold growing in one of his unwashed culture plates around which Staphylococci could not grow. ठीक है, एक बार क्या है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग महान साइंटिस्ट हमारे, वो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पे, इस बैक्टीरिया पे जो आपको दिखाई दे रहा है, इस पे काम कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि उनकी कुछ प्लेट्स थी, कल्चर की प्लेट्स थी, उन्होंने वो वॉश नहीं की थी। ठीक, वहाँ पे जो है वो फंगस ग्रो हो गया। अब जहां फंगस ग्रो हो गया वहां पे वो बैक्टीरिया जो था स्टेफाइलोकोकाई वो ग्रो ही नहीं हो पा रहा था। ठीक है, उनको पता चला कि ये किसी केमिकल की वजह से है और वो केमिकल पेंसिलियम नोटेटम नाम की फंजाई का है। वो जो फंगस है, वो जो मोल्ड है, वो कुछ और नहीं, वो पेंसिलियम नोटेटम है और वो कुछ केमिकल रिलीज कर रही है जिसकी वजह से जो है वो स्टेफाइलोकोकस ग्रो नहीं कर पा रहा है। ठीक है, he found out that it was due to a chemical produced by the mold and he named it penicillin after the mold पेंसिलियम नोटेटम। तो पेंसिलियम को किसने डिस्कवर किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किससे डिस्कवर किया? एक मोल्ड पेंसिलियम नोटेटम से। पेंसिलियम नोटेटम क्या है? फंगस है। कौन सी क्लास को बिलोंग करती है? एस्कोमाइसिटीज को बिलोंग करती है। तो पेंसिलियम नोटेटम के नाम पे जो एंटीबायोटिक है उसका नाम क्या दे दिया गया? पेंसिलिन। ओके, लेकिन ये सिर्फ डिस्कवरी थी, लेकिन पेंसिलिन का एंटीबायोटिक्स के लिए कि पेंसिलिन एक इफेक्टिव एंटीबायोटिक है, ये बात अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने नहीं बताई थी। However, its full potential as an effective antibiotic was established much later by Ernest Chain and Howard Florey. इन दो लोगों ने फिर पेंसिलिन को सही तरीके से बताया कि एक एंटीबायोटिक है और हमारे लिए बहुत सही तरीके से काम आ सकती है। इसका फुल इफेक्टिवनेस जो है वो अर्नेस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरी ने ही एस्टेब्लिश किया था। तो जो पेंसिलिन था वो बहुत ही बड़ा डिस्कवरी था 20th सेंचुरी का, क्योंकि ये जो एंटीबायोटिक थी इसका बहुत एक्सटेंसिव यूज किया गया। अमेरिकन सोल्जर को वर्ल्ड वॉर 2 में उनका इलाज करने के लिए, जो भी जिनको भी बहुत घाव लगते थे, तो वर्ल्ड वॉर 2 में पेंसिलिन को बहुत ज़्यादा यूज किया गया था। तो फ्लेमिंग एंड चेन एंड फ्लोरे, फ्लेमिंग हु डिस्कवर्ड पेंसिलिन, चेन एंड फ्लोरे जिन्होंने उसका फुल पोटेंशियल बताया एज एन एंटीबायोटिक, उन सबको नोबेल प्राइज दिया गया 1945 में इस डिस्कवरी के लिए। एक एक पॉइंट बेटा याद रखना। अब देखिए, ये है आपके पास कौन? ये है फ्लेमिंग। ओके, चलिए, after penicillin other antibiotics were also purified from other microbes। देखिए,
पेनिसिलिन जब एक बार डिस्कवर हो गया तो उससे थोड़ा आइडिया मिल गया कि और भी बहुत सारे माइक्रोब्स हैं जिनसे हमें इस तरह की एंटीबायोटिक्स मिल सकती हैं और उनको हम अलग अलग तरह से अलग अलग बीमारियों के लिए यूज कर सकते हैं. कैन यू नेम सम अदर एंटीबायोटिक्स एंड फाइंड आउट देयर सोर्सेस. ये बोल रहे हैं कि क्या आप कुछ और एंटीबायोटिक्स के नाम ले सकते हैं और उनके सोर्सेस बता सकते हैं. तो जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन है ना, स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है, वो स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेवियस से हमको मिलती है. ठीक, अब देखिए, antibiotics have greatly improved our capacity to treat deadly diseases such as plague, whooping cough, काली खांसी, डिप्थीरिया, गलघोटू, लेप्रोसी, कुष्ठ रोग. आपने सब पढ़ा है ये, which used to kill millions all over the globe. तो एंटीबायोटिक्स जो हैं बहुत ही अच्छे से उनको यूज़ किया गया. उन्होंने कुछ बहुत ही घातक, बहुत ही जानलेवा बीमारियों को कम कर दिया, जैसे कि प्लेग हो गया, वुपिंग काली खांसी हो गई, गलघोटू हो गया, कुष्ठ रोग, लेप्रोसी हो गया, है ना. टुडे वी कैन नॉट इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट एंटीबायोटिक्स. आज हम नहीं सोच सकते कि दुनिया जो है वो चलेगी बिना एंटीबायोटिक्स के. लेकिन अब जो माइक्रोब्स हैं वो भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं. इसीलिए एंटीबायोटिक्स बहुत ही ज़रूरत पड़ने पे खानी चाहिए. अननेसेसरली बार बार अगर कोई डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक देता है तो उस डॉक्टर के पास जाना छोड़ दो, क्योंकि एक जेन्युइन डॉक्टर जो है वो ज़्यादा एंटीबायोटिक्स प्रेफर नहीं करता है, क्योंकि हमारी बॉडी में माइक्रोब्स जो हैं वो अब इन एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं धीरे धीरे से. ठीक है, चलिए अब और एक पढ़ लिया भाई, बेवरेजेस बनाते हैं, हाउस होल्ड का पढ़ लिया. अब और क्या बना सकते हैं, तो केमिकल्स बना सकते हैं, एंजाइम्स बना सकते हैं और कुछ बहुत अलग बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स भी ये बना सकते हैं. Microbes are also used for commercial and industrial production of certain chemical like organic acid, alcohols and enzymes. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और बहुत सारे एसिड बनाने के लिए, अल्कोहल वो पीने वाला अल्कोहल मत समझना आप, ठीक है, जो लैब में अल्कोहल यूज किया जाता है उस तरह से बनाने के लिए, बहुत सारे एंजाइम्स बनाने के लिए भी यूज किया जाता है. एग्जाम्पल आते हैं एसिड प्रोड्यूसर्स के. देखिए ये एसिड सबसे, ये जो भी बन रहे हैं वो एसिड बन रहे हैं. एस्पैर्जिलस नाइजर एक फंगस है, एस्कोमाइसिटीज को बिलोंग करती है, सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करती है. आप जानते हैं 2019 में ये मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ गया था. ठीक है, ऐसे कैसे. एसिटोबैक्टर एसिटाई बैक्टीरियम है जो एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करेगा. क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम एक बैक्टीरिया है जो ब्यूटाइलिक एसिड प्रोड्यूस करेगा. लैक्टोबैसिलस जो है बैक्टीरिया है जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगा. इनमें सिर्फ एस्पैर्जिलस नाइजर ही एक फंगस है. ठीक है, चलिए. Yeast Saccharomyces cerevisiae is used for commercial production of ethanol. हम जानते हैं इथेनॉल एक अल्कोहल है और यीस्ट फर्मेंटेशन से इथेनॉल बनता है. इसीलिए हम यीस्ट सैक्रोमाइसिस सर्विसाई जिसका नाम है उसको हम यूज कर सकते हैं फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल. यीस्ट जो हमारे पास है उसके कुछ और भी हमारे पास जेनेरा या स्पीसीज हमको मिल जाते हैं. माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स. एंजाइम्स बनाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज किया जाता है. लाइपेजेस बेटा लिपिड्स को जो खत्म कर दे उनको हम लाइपेजेस कहते हैं. ठीक है, these are useful in detergent formulation and are helpful in removing oily stains from the laundry. ध्यान से देखिए, जो हमारे कपड़ों पे अगर दाग लगता है और तेल का दाग लगता है तो उसमें लिपिड्स ही होते हैं. ठीक, तो लाइपेजेस जो हैं वो एंजाइम हैं जो लिपिड्स को हटा सकते हैं. तो डिटर्जेंट यूज करते हैं हम अपने कपड़े धोने के लिए, तो उन डिटर्जेंट्स में लाइपेजेस का यूज किया जाता है. डिटर्जेंट की फॉर्मुलेशन में लाइपेजेस का भी यूज किया गया है ताकि फिर वो आसानी से हमारे कपड़ों से ऑयल के दाग को हटा सकें. ओके, यू मस्ट हैव नोटिस दैट बॉटल्ड फ्रूट जूसेस brought from the market are clearer as compared to those made at home. मतलब आप ना मैंगो जूस घर पे बनाइए और आप मैंगो जूस दुकान से लाइए, ठीक है, या कोई सा भी जूस घर पे बनाइए और दुकान से लाइए. व्हाट यू विल नोटिस दैट जो घर पे आप बना रहे हैं जूस उसका कंसिस्टेंसी कंपेरेटिवली थिक होगा एज कंपेयर टू जो मार्केट से लाया गया है. क्यों?
क्योंकि जो हमारा घर पे होगा ना वो ज़्यादा क्लियरर नहीं होगा, क्लियरर होगा मार्केट वाला। मार्केट वाले में क्या किया जाता है, दिस इज बिकॉज द बॉटल जूसेस आर क्लैरिफाइड बाय यूज ऑफ पैक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस। तो उनमें जो है बॉटल जूसेस में पैक्टिनेजेस और प्रोटीएजेस का यूज किया जाता है, जो बहुत सारे मटेरियल को जो है, जैसे बहुत सारी प्रोटीन्स बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे तो उनका ब्रेक डाउन कर देगा, ठीक है। तो पैक्टिन का और प्रोटीन का ब्रेक डाउन कर देंगे पैक्टिनेजेस और प्रोटीएजेस, जिसकी वजह से बॉटल जूस जो हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा क्लियर होंगे एज कंपेयर टू जो हम घर पे बनाते हैं, ठीक। अब स्ट्रेप्टोकाइनेज, लाइपेज पढ़ा है ना, लाइपेज पढ़ा, उसके अलावा क्या पढ़ा हमने, पैक्टिनेजेस प्रोटीएजेस पढ़ा, ये है स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये सारे एंजाइम्स हैं जिनको हम बना सकते हैं, ओके, यूजिंग माइक्रोब्स produced by the bacterium Streptococcus and modified by genetic engineering is used as clot buster. Do not forget each and every line is very much important because सिर्फ जो जितना आज पढ़ाने जा रही हूँ उतने ही सेक्शन में से 2019 में 3 क्वेश्चंस आ गए थे, और ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपके इतने से सेक्शन में से 3 क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछे जाए। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस जो है उससे प्रोड्यूस किया जाता है। बाद में जेनेटिक इंजीनियरिंग से स्ट्रेप्टोकाइनेज को मॉडिफाई भी किया जाता है, ठीक। इसको क्लॉट बस्टर, जो हमारी ब्लड वेसल्स में क्लॉट जम जाते हैं उनको हटाने के लिए यूज किया जाता है, क्लॉट बस्टर की तरह यूज किया जाता है फॉर रिमूविंग क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल ऑफ पेशेंट हु हैव अंडरगोन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन लीडिंग टू हार्ट अटैक, ठीक है। ऐसा कोई भी इंसान, ठीक है, जिसको कोई दिल का जो है वो बीमारी है, ठीक, जिसकी वजह से क्या हो सकता है बताइए, जिसकी वजह से क्या लिखा है, हार्ट अटैक भी आ सकता है, उस केस में जो है वो ब्लड वेसल से रिमूव किए जाते हैं क्लॉट्स, और उसके लिए हेल्प कौन करता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज, ठीक है। और जो हमारे पास मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एग्जैक्टली आता है वो कुछ नहीं है, उसका मतलब होता है हार्ट की जो मसल्स हैं उनमें ब्लड फ्लो का ब्लॉक हो जाना। और हार्ट की मसल्स में अगर ब्लड फ्लो, हार्ट, तुम सोचोगे कि हार्ट ब्लड पंप करता है, अरे भाई हार्ट भी खुद को ब्लड भेजता है, हार्ट की मसल्स को भी ब्लड चाहिए होता है। तो जब हार्ट की मसल्स में ब्लड नहीं पहुंच पाता है क्योंकि कुछ ब्लॉकेज हो गई है ब्लड वेसल्स में, तो उसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है। उस केस में उन क्लॉट्स को रिमूव करने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज का यूज किया जाता है जो स्ट्रेप्टोकोकस से मिलता है। चलिए, इसके अलावा देखिए अनदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल है साइक्लोस्पोरिन ए। अच्छा बताइए, हमने क्या क्या पढ़ा, हमने ऑर्गेनिक एसिड्स पढ़ लिए, हमने इथेनॉल पढ़ लिया, हमने एंजाइम्स पढ़ लिए, और ये आ गया बायो एक्टिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए जो है ये एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। याद रखिएगा बेटा, ट्राइकोडर्मा याद करिए, ट्राइकोडर्मा जो है वो आपने कहाँ पढ़ा था, ये ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम जो है ये ड्यूटीरोमाइसिटिस में आता है, ठीक है। तो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से साइक्लोस्पोरिन ए जो है वो आइसोलेट किया जाता है। साइक्लोस्पोरिन ए जो है ये एक इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंट की तरह काम करता है इन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, आई टोल्ड यू कि अगर आपने सही से ब्लड ग्रुप चेक किया है, सब कुछ चेक किया है, उसके बाद भी आपकी सेल्स जो हैं बॉडी की वो सेल्फ और नॉन सेल्फ में थोड़ा डिफ्रेंशिएशन कर पाती हैं, और एक पर्सन जिसकी बॉडी में कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है उसको फुल लाइफ जो है वो इम्यूनोसप्रेसेंट की जरूरत पड़ती है। Statins produced by the yeast Moniscus purpureus have been commercialized as blood cholesterol lowering agent। अब याद रखिएगा statins जो है वो किससे मिलता है, yeast से। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, मोनिस्कस परप्यूरियस यीस्ट का एक अलग जेनेरा आ गया, तो मोनिस्कस परप्यूरियस से statins जो हैं वो निकाले जाते हैं और इनको यूज किया जाता है किसके लिए, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लोअर करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको इस
लेक्चर में मिली है, एक एक पॉइंट को ध्यान से रखना। अब स्टैटिन कैसे ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लोअर करता है? It act by competitively inhibiting the enzyme responsible for synthesis of cholesterol। देखिए, कोलेस्टेरॉल को बनाने का कोई भी एंजाइम होगा, ठीक, उसके साथ उसमें क्या शो करेगा? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन शो करेगा। मतलब कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कब होता है? ये एक एंजाइम है और ये इसका एक सबस्ट्रेट है। तो स्टैटिन जो है इस सबस्ट्रेट की तरह ही एक्ट करेगा और इससे पहले यहाँ पे बाइंड होके, ठीक, इस एंजाइम को बंद कर देगा। क्योंकि एंजाइम्स जो हैं वो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं। ये वाला एंजाइम जो है वो इसके जैसे है लेकिन इसके जैसे काम नहीं कर सकता। इसीलिए ये जो यहाँ पे आपके पास मेन एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट गलत इस पे आया तो इसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हो गया और जिसकी वजह से कोलेस्टेरॉल सिंथेसाइज नहीं होगा। और कोई प्रॉब्लम होगी पूछिएगा। थैंक यू।